हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इसकी बेसिक टर्म्स बताई थी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करेंगे। क्या है? फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट में सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? अगर इफ दो और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन अ रिजिड बॉडी and if single forces can be found such that the effect of it upon the body is same as that of all forces taken together, then the single force is called the resultant of the force and the given forces themselves are called the component of the resultant force। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास 2-3 फोर्सेस हैं, जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये 3-4 फोर्सेस हैं। अगर एक मान लो इसके बीच में से एक फोर्स एग्जिस्ट करती है कि जो ये तीनों इफेक्ट एक बॉडी पर डाल रही हैं वो एक सिंगल फोर्स डाल सके, तो ये जो होगा वो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहलाएगा। और जो ये सारे फोर्सेस हैं अलग अलग, ये क्या होंगे? इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स होंगे। क्लियर है? तो यही सेम है, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस जब किसी रिजिड बॉडी क्या होती है, मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस में बताया था। एक ऐसी बॉडी जिसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द फोर्सेज व्हेन अप्लाइड। चाहे आप जितनी मर्जी फोर्सेज अप्लाई कर लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, तो उस बॉडी को कहते हो रिजिड बॉडी। एंड इफ द सिंगल फोर्स आपको मिल जाए कि जो इफेक्ट सारी बॉडीज डाल रही हैं, सारी फोर्सेस डाल रही हैं, वो एक सिंगल फोर्स का भी वही इफेक्ट रहे, तो हम क्या कहेंगे? उस सिंगल फोर्सेस को रिजल्टेंट कहेंगे। एंड जो फोर्सेस गिवन फोर्स देमसेल्फ आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? इफ दो फोर्सेस लेनी है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ये पॉइंट है, दो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। कैसे हैं? रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब जो एक जिसका एक सेम हो पॉइंट, ये एडजेसेंट साइड है। ये दो पॉइंट ली, एक फोर्स यहाँ P लिया, एक फोर्स यहाँ Q लिया। एंड डायगोनल है ये इसका। अगर क्या है? बाय द टू एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दियर रिजल्टेंट, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसके डायगोनल से। जैसे अगर एक फोर्स P है, एक Q है, तो ये जो डायगोनल होगा जिसको मैं R से रिप्रेजेंट करूंगी वो क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा। बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट। दो फोर्सेस, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड, P फोर्स है, डायरेक्शन है OQ। ध्यान रखना, वेक्टर्स की बात कर रहे हो, डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि वेक्टर क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर आप ये क्या है डायरेक्शन, अगर OA है तो OA लिखना, O लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या पैरेललोग्राम ला क्या होगा कि जो OA है प्लस OB होगा, किसके इक्वल जाएगा? OC के इक्वल जाएगा। यही पैरेललोग्राम रहा है जिसका आप आगे यूज करोगे। थर्स इफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट अपॉन अ बॉडी, एक पॉइंट पर एक्ट करती है, रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स OA एंड OB इन पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट आर इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द OC। तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? OC से। तो OA प्लस में OB किसके इक्वल हो जाएगा? OC से। अब देखो, अगर यहाँ M कोई मिड पॉइंट हो जाए तो क्या होगा? OM इक्वल टू MC। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ OM। यही चीज इन्होंने रिमार्क में बता रखी है कि इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मीट्स इन M, then M is the middle point of the OC. R is represented by resultant 2OM. In vector notation can be written as this. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जिसके आप फॉर्मूलेस का यूज क्वेश्चंस में करोगे। तो आपको मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इस टॉपिक में करना क्या है। देखो, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालनी है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस की, जो एक पॉइंट पर एक्ट करती है। तो हमने क्या करा, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो, दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है। एक फोर्स मैंने P ले ली, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A। एक फोर्स मैंने कौन सी ले ली? एक फोर्स मैंने Q ले ली, ये Q फोर्स है, इसको नाम दे दिया B।
ठीक है जी। अब देखो एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, जो ये है इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा एंगल बनाती है। ये इसका रिजल्टेंट है बाय पैरेललोग्राम लॉ से, आर इसका रिजल्टेंट है। मान लिया कि ये जो इस डायरेक्शन में जो एंगल होता है, जो रिजल्टेंट एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, वो आपने हमेशा थीटा लेट करना है अगर आपको नहीं गिवन होगा। ठीक है, अब देखो जी, अब मैं पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट करती हूँ। ये पैरेललोग्राम लॉ को मैं कंप्लीट करती हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखो थोड़ी उस डायग्राम थोड़ा अपना ढंग का बनाना। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन है इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा का। ठीक है, ये लीनियर पेयर है, ये पूरा एंगल 180 होता है, ये अल्फा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 180 माइनस में अल्फा। अब क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। देखो यही सेम बना रखा है, ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी। टू फोर्सेस ली, पी एंड क्यू, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, एंगल अल्फा है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ ए एंड ओ बी। कंप्लीट करा पैरेललोग्राम को, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ओ सी। ड्रॉ करा सी डी परपेंडिकुलर टू इसके OE in figure or produced in necessary as in figure this. Since अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, AC और OB पैरेलल है और इक्वल है, तो अगर ये क्यू फोर्स तो ये भी क्या होगी, क्यू फोर्स। ठीक है जी, therefore AC will also represent the force. Also ये एंगल अल्फा मैंने आपको बताया, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन सा है, ये अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। ये एंगल्स में आपने सब पढ़ रखा है। अल्फा ये लीनियर पेयर है, तो ये पूरा 180 होता है, ये अल्फा, तो ये बचा हुआ 180 माइनस अल्फा। अब देखो इन फिगर में देखो ओ डी क्या होगा, ओ ए प्लस में ए डी, ये लिखा। अब क्या करा, AC से डिवाइड करा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थ्योरम्स में कैसे प्रूव करना है, AC से डिवाइड और AC से मल्टीप्लाई। जो एक्स एक्सिस वाली होती है वो हमेशा कोस को रिप्रेजेंट करती है, और जो वाई जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो AD बाय में AC क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा किसकी जगह आया हुआ है, कोस थीटा आया हुआ है AD बाय में AC। AD ये बेस है, ये आपका क्या है, हाइपर, AD बाय में AC, ये सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है, AD बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या लिख दिया, क्यू साइन क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, सेम ऐसे ही CD निकाल रखी है, तो CD एंड CD ये वाली चीज, ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के, तो यहाँ से ये चीज आ गई। अब देखो OD क्या होगा, OD होगा OA में से जब आप DA निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, OD। ये निकाल रखे है, इसकी वैल्यूज पुट कर रखी है, कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रखी है। अब ये P, OA की वैल्यू कितनी है P, AC कितना है Q, DA बाय में AC, ये वाला एंगल ले लिया, DA ये वाला DA बाय में AC, DA बाय में AC, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, कोस ऑफ 180 माइनस में अल्फा। तो वही सेम ये चीज कोस ऑफ 180 माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस कर रखी हैं और कुछ नहीं कर रखा। सिमिलरली हमने CD निकाल रखा है। हैंस इन केस OD किसके इक्वल आया, P प्लस क्यू कोस अल्फा के, CD किसके इक्वल आया, क्यू साइन अल्फा के। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई होती है। ये आपके पास आपके पास कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है OCD, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल ले रखी है। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, OD का, और प्लस में CD के स्क्वायर के। यही सेम चीज कर रखी है। फिर उसके बाद देखो इन्होंने R वैल्यू पुट कर रही है और इसको सोल्व करा है। जो मेन है आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड बताओ तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन बताओ तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो आपने ये दोनों फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो अब है
tan ऑफ, अब ये जो फॉर्मूलेज हैं अब अगर जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में यूज होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. इफ साई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद मेक पी. देखो ये चीज क्या है, इफ साई बी द एंगल है विच द रिजल्टेंट मेक्स विद ओबी. देखो ये किसके साथ था, ओडी के साथ. ये थीटा एंगल था जो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था. तब हमारे पास जो टेन साई था वो ये आता था, ये याद रखना. ठीक है, ये कौन सा है, थीटा इज द एंगल. ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि थीटा जब ओए के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तो हमने ये रिजल्ट यूज करना है. जब वो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा मतलब ओबी के साथ बनाएगा तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. ध्यान रखना, थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये है डायरेक्शन का फॉर्मूला एंगल निकालने का. जब वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये है. सेम अगर टू फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर टू वन अनदर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का जो अल्फा एंगल है वो कितना हो गया, पाई बाई टू 90 हो गया. तो वैल्यू आ जाएगी कोस 90 कितना होता है 0. तो सिर्फ आर कितना आएगा, ये ध्यान रखना. ठीक है जी, तो इसका बस यहीं तक आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. उसके बाद इसके कुछ केसेस हैं कि अगर फोर्सेस पी क्यू इक्वल हो जाएं तब हम क्या करेंगे. तो आप इन केसेस को पढ़ लेना, जहां भी डाउट आए पूछ लेना कि अगर पी इक्वल हो जाए तो देखो पी स्क्वायर 2p², तो ये सेम उसी तरह से सोल्व होना शुरू हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. तो आप इसको रट्टा मत मारना, आप सिर्फ एक रिजल्ट सिर्फ एक बार इसको वो कर लेना, एक बार हाथ से कर लेना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी. ये वाले फॉर्मूलेस आर ये क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए है, सॉरी मैग्नीट्यूड है. जब पी और क्यू दो फोर्सेस हैं और जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये फॉर्मूलेस हैं. जब फाई एंगल है वो रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस या ओबी के साथ बना रहा है तो ये उसका रिजल्टेंट है, ये उसका मैग्नीट्यूड है. और ये कब है, जब अल्फा, जब आपके पास दोनों फोर्सेस कैसी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, जब पी और क्यू इक्वल फोर्सेस है तो आप उसमें पुट कर दोगे, पी बड़ा है तब क्या होगा, एंड देन द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑलवेज. तो इसमें सिर्फ आप रिजल्ट याद कर सकते हो कि अगर पी फोर्स बड़ा है, पी में कुछ ऐड करोगे वो बड़ा ही रहेगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बड़ा हो जाए, थीटा छोटा हो जाएगा, थीटा लेस देन हो जाएगा अल्फा बाय 2 से. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रिजल्टेंट की, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगी कि जब ये चीज़ें यूज होंगी. तो इसको एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं कि मैक्सिमम कब होगा. देखो R is maximum when cos alpha is maximum, but maximum value और cos alpha is 1. देखो R कब मैक्सिमम होगा, यहाँ से देखते हैं. R मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज मैक्सिमम होगी. cos alpha एंगल मैक्सिमम होगा फ्रॉम फर्स्ट से. फर्स्ट क्या है, यहाँ से देखो ये चीज है, ये दो एडिशन है. देखो अब ये क्या है, ये जो पी इन दोनों का सम तो आर स्क्वायर के इक्वल होता है क्योंकि आर उसका रिजल्टेंट होता है. ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब ये चीज बड़ी होगी. ये चीज बड़ी कब होगी, जब एंगल बड़ा होगा. कोस की वैल्यू 0 आपको पता है -1 to 1 लाई करती है. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 0 होगा. तो अल्फा कितना होना चाहिए, 0. अगर अल्फा 0 होगा तो आर कब होगा, मैक्सिमम होगा. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिंग एक्ट एट अ पॉइंट इज मैक्सिमम व्हेन दे इन द सेम डायरेक्शन एंड इक्वल टू देयर सम. तो रिजल्ट ये आपको ध्यान रखना है कि दो फोर्सेस रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब दो फोर्सेस एक्ट करेंगी एक पॉइंट पर और इक्वल टू सेम डायरेक्शन पर और सम के इक्वल होगा. मिनिमम वैल्यू कब होगी रिजल्टेंट की, मिनिमम वैल्यू कब होगी, आर मिनिमम कब होगा, जब कोस अल्फा मिनिमम होगा. कोस अल्फा मिनिमम कब होता है, नेगेटिव पर. वो किस पर होती है, 180 पर. तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ से. अब यहाँ से दो फॉर्मूलेज ध्यान रखने और हैं आपको कि आर मिनिमम कब होता है और आर मैक्सिमम कब होता है. रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब क्या होगा, दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा, मतलब एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तभी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1. और आर मिनिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू आएगी -1, मतलब कब होगा 180 पर. तो कब होगा, जब वो अपोजिट, जब दो फोर्सेस कहाँ होंगी, अपोजिट में होंगी और इक्वल टू देयर डिफरेंस होंगी. और मैक्सिमम कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगी, जब इक्वल टू देयर सम होगी. थैंक यू. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे.